आजाद भारत में एक तरफ मुंबई देश की आर्थिक राजधानी के तौर पर विकसित हो रही थी, तो दूसरी तरफ यहां अंडरवर्ल्ड अपने पैर पसार रहा था। मुंबई के अंडरवर्ल्ड की ढेरों कहानियां देश दुनिया में सुनाई जाती हैं। यहां से निकले तमाम अपराधी जरायम की दुनिया में न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के कई देशों में राज किए हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि कई डॉन जो मुंबई की गलियों और खोलियों से निकलकर दुनिया के कई देशों में अपने गोरख धंधे को न सिर्फ फैलाए बल्कि एक छत्र राज भी किया। वे सब एक समय एक महिला को सलाम करते थे। उस महिला को विश्वास में लिए अक्खे मुंबई में कुछ भी गैर कानूनी नहीं हो सकता था। बॉलीवुड विद बुलेट्स में आज जिस महिला की कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं वो अपने आप में खुद का एक अलग रुतबा रखती थी। चलिए शुरू करते हैं बॉलीवुड विद बुलेट्स में उस महिला डॉन की कहानी जिसको दाऊद इब्राहिम भी सलाम करता था। नमस्कार, मेरा नाम है अखिल और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। वह महिला जिसे वरदराजन मुदलियार, करीम लाला, दाऊद इब्राहिम, छोटा शकील, इब्राहिम कास्कर जैसे डॉन मोसी कहकर बुलाते थे, जिसे हाजी मस्तान अपनी बहन कहकर बुलाता था। वह महिला जिसका सरकार भी कुछ नहीं बिगाड़ पाई, जिसका हर आदेश अंडरवर्ल्ड के लिए पत्थर की लकीर हुआ करता था। उस महिला का नाम था जेनाबाई दारूवाला। वह अंडरवर्ल्ड की पहली माफिया क्वीन थी। अंडरवर्ल्ड की रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकार हुसैन जैदी की एक किताब है, नाम है माफिया क्वींस ऑफ मुंबई। इसमें वह जेनाबाई की कहानी बताते हुए लिखते हैं कि साल 1920 के दशक में मुंबई के डोंगरी इलाके में मुसलमान मेमन हलाई परिवार में जेनाबाई का जन्म हुआ था। उसे लोग प्यार से जैनब कहकर बुलाते थे। वह अपने 6 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। डोंगरी की छोटी सी खोली में रहने वाला ये परिवार आर्थिक तौर पर संपन्न नहीं था। पिता सवारियां ढोने का काम करते थे। आजादी की लड़ाई का दौर था तो डोंगरी के लोग भी इसमें शामिल होते थे। जैनब भी छोटी उम्र में उन आंदोलनों में शरीक होने लगी। उस दौर में छोटी उम्र में ही शादी हो जाया करती थी। जैनाबाई की भी 14 साल की उम्र में शादी हो गई। जैनाबाई शादी के बाद भी आजादी के आंदोलनों में शामिल रहती थी। इस दौरान वह किसी हिंदू को पुलिस से बचाती तो उनके पति उनकी पिटाई करते, लेकिन जैनाबाई अपना काम करती रहती। समय बीत रहा था और बीतते बीतते बंटवारे का दौर आ गया। भारत से पाकिस्तान अलग हो रहा था। देश की जनता इधर उधर हो रही थी। इसी दौरान जैनाबाई के पति ने उसे पाकिस्तान चलने के लिए कहा, लेकिन जैनाबाई ने इनकार कर दिया। इससे वह नाराज होकर अकेले ही पाकिस्तान चला गया। जैनाबाई अपने 5 बच्चों के साथ मुंबई के डोंगरी में ही रुक गई। अब शुरू करते हैं जैनाबाई का वो सफर जिसमें वो माफिया क्वींस बनी थी। देश की आज़ादी के बाद मुंबई में राशन की किल्लत हुई। बंटवारे का दंश भी मुंबई पर भारी पड़ा था। महाराष्ट्र सरकार ने गरीबों के लिए सस्ते दर पर राशन की व्यवस्था की। यहाँ जैनाबाई को व्यापार दिखा। वह चावल के धंधे में उतर गई, लेकिन जल्द ही उन्हें चावल में कई तरह के धंधे दिखे और वह स्मगलिंग करने लगी। हालांकि चावल का उनका धंधा चला नहीं, लेकिन उन्हें स्मगलिंग का मोटा मोटी आइडिया हो गया था। यानी कि चावल के धंधे से जैनाबाई ने अपनी स्मगलिंग शुरू की और इसके बाद वो बन गई दारू वाला। चावल की स्मगलिंग के दौरान ही कुछ दारू बनाने वालों से उनका संपर्क हुआ। उन्हें दारू के धंधे में पैसा दिखा। वह दारू बनाना भी सीख ली और डोंगरी में ही दारू बनाने से लेकर उसे बेचने का काम शुरू कर दिया। यह काम चल दिया। इलाके में जैनाबाई की धमक हो गई। जैनाबाई के नाम के आगे दारू वाला जुड़ गया और वह बन गई जैनाबाई दारू वाला। 20 साल में जैनाबाई ने मुंबई में अपनी धमक जमा ली। पैसे भी आ गए, शागिर्द भी हो गए। दारू का व्यापार उनके इशारों पर ही चलता था। जरायम के कारोबार पर भी जैनाबाई की पकड़ हो गई। सभी बड़े अपराधी जैनाबाई के संपर्क में रहते और उनका कहना मानते। बड़े बड़े गैंगवार को जैनाबाई शांत करा देती और छोटे मोटे मामलों को भी वह नया मोड़ दिलवा देती थी। कुल मिलाकर पूरे मुंबई में जैनाबाई का सिक्का चलने लगा। माफिया क्वीन बन गई जैनाबाई। 70 के दशक में मुंबई में कई डॉन बने। इसमें हाजी मस्तान, वरदराजन मुदलियार, करीम लाला से लेकर दाऊद, छोटा शकील तक थे। लेकिन सब जैनाबाई को मोसी कहकर बुलाते थे।
जेनाबाई की जरायम की दुनिया में जो पकड़ थी उसका असर इन सभी बड़े डॉन पर भी दिखता था और वे कभी भी जेनाबाई के रास्ते में आने की कोशिश नहीं करते थे, यानी कि ये डॉन भी जेनाबाई दारूवाला से डरते थे। वे सभी अपने व्यापार के लिए जेनाबाई से सलाह लेने लगे। जेनाबाई भी शराब के साथ साथ स्मगलिंग के दूसरे धंधों में हाथ आजमाने लगी और खूब पैसे कमाई। यहीं से उन्हें माफिया क्वीन कहा जाने लगा। इसके साथ ही 60 के दशक में जेनाबाई को नकली दारू बेचने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। कहा जाता है कि कुछ ही घंटों में पूरे पुलिस महकमे में इसकी चर्चा शुरू हुई और जेनाबाई को पुलिस ने छोड़ दिया। इसके बाद से उसके पुलिस से अच्छे रिश्ते रहने लगे, यानी कि जब जेनाबाई को पुलिस ने छोड़ा तो जेनाबाई और पुलिस के जो रिश्ते हैं वो अच्छे बन गए थे। इसका असर ये हुआ कि हाजी मस्तान भी कभी मुसीबत में पड़ता तो वह जेनाबाई के पास जाता और उसे पूरी मदद मिलती थी। डोंगरी से दुबई तक किताब में जेदी लिखते हैं कि दाऊद इब्राहिम के पिता से जेनाबाई के अच्छे रिश्ते थे। जेनाबाई उनके घर भी जाया करती थी। ऐसे में दाऊद उन्हें मौसी कहकर बुलाता था। दाऊद जब जरायम की दुनिया में एंट्री कर रहा था तब भी वह जेनाबाई के इर्द गिर्द ही रहता था और जेनाबाई को सारी खबर रहती थी। अब बात करें इमरजेंसी की, तो इमरजेंसी के बाद का जो मुंबई था उसकी कहानी अलग थी। एक तरफ इमरजेंसी के बाद देश की राजनीति तेजी से बदल रही थी तो दूसरी तरफ मुंबई का अंडरवर्ल्ड भी तेजी से बदल रहा था। नए नए डॉन नया नया बिजनेस कर रहे थे, गैंगवार हो रहा था, अंडरवर्ल्ड कई ग्रुप में बंट चुका था। लेकिन जेनाबाई एक तरफ से सारा तमाशा देख रही थी। हाजी मस्तान से लेकर दाऊद तक अपना नेटवर्क बढ़ा रहे थे। इसी दौरान जेनाबाई का बड़ा बेटा भी जरायम की दुनिया में तेजी से बढ़ने लगा। अंडरवर्ल्ड में वह भी अपनी पहचान बना ही रहा था कि उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। जेनाबाई को इसका बेहद बड़ा धक्का लगा। अपराधियों तक पुलिस और जेनाबाई साथ पहुंची, लेकिन फिर जेनाबाई ने हत्यारों को छोड़ दिया और कहा कि इन्हें ऊपर वाला सजा देगा। और इसके बाद जेनाबाई ने धर्म का रास्ता चुन लिया। जेनाबाई उम्र के एक पड़ाव पर पहुंच गई थी। ऊपर से बेटे की मौत, अब वह धर्म के रास्ते पर आ गई थी। वह हिंदू मुसलमान एकता के लिए काम करने लगी। जहां भी सांप्रदायिक झड़प होती वह हिंदू और मुस्लिम संप्रदाय के रसूखदार लोगों के साथ वहां पहुंचती और एकता की बात करती। इससे उनकी छवि तेजी से बदलने लगी, यानी कि जेनाबाई दारूवाला से उनकी छवि अब एक सांप्रदायिक हिंसा को खत्म करने वाली महिला के रूप में बनने लगी थी। और इसी तरह इस दौरान अपराध की दुनिया से उनकी पकड़ भी कम होने लगी और दारू का धंधा भी पूरी तरह से बदल गया था। नए तरह के नशे और नए तरह की स्मगलिंग भी शुरू हो चुकी थी। जेनाबाई इन सब से दूर हो रही थी और उनका नेटवर्क भी खत्म हो गया था। ऐसे में हाजी मस्तान से लेकर दाऊद तक जेनाबाई से दूरी बना लिए थे। कहा जाता है कि साल 1993 बम धमाके के बाद जेनाबाई काफी परेशान रहने लगी थी। उन्हें पछतावा भी था कि अगर उनका नेटवर्क रहता तो इस धमाके की पहले ही उन्हें जानकारी हो जाती और वह इसे रोक सकती थी। दाऊद को लेकर भी उनकी नाराजगी थी। मुंबई में हुई मौतों ने उन्हें हिला कर रख दिया था। वह इससे उबर नहीं पाई और उनकी बीमारी बढ़ने लगी और एक दिन ऐसा भी आया जब उनका निधन हो गया। और इस तरह से मुंबई की माफिया क्वीन जेनाबाई दारूवाला की कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। और इससे पहले जो हमने बताया था आपको हाजी मस्तान की, जो कि अंडरवर्ल्ड का पहला डॉन था, और उसके बाद अंडरवर्ल्ड की पहली माफिया क्वीन की आपको एपिसोड बॉलीवुड विद बुलेट्स के सेकंड एपिसोड में जो कहानी हमने आपको बताई, आपको कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और तीसरे एपिसोड में हम बताएंगे उन डॉन्स की कहानी जिन्होंने इमरजेंसी के बाद मुंबई के हालात बद से बदतर कर दिए और चारों तरफ गैंगवार और सांप्रदायिक हिंसाएं भड़की थी। स्टे ट्यून, कंटिन्यू।